हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौतम शर्मा एंड वेलकम टू जीएस ट्यूटोरियल। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है ग्रामीण तथा नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक व्यवस्था। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो रूरल और अर्बन सोसाइटी है वहाँ पे कैसे सोशल चेंज होता है कि और सोशल ऑर्डर उनकी कैसे कैसे होती है, कैसी सामाजिक जो व्यवस्था है वो कैसे बदलाव लाया जाता है, किन वजह से, तो या सोशल चेंज किन कारणों से होता है, इस चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सामाजिक परिवर्तन की, एक सोशल चेंज की बात कर लेते हैं कि सोशल चेंज क्या होता है भाई। सोशल चेंज बोलता है कि यह वे परिवर्तन है जो कुछ समय बाद समाज की विभिन्न इकाइयों में भिन्नता लाते हैं। क्या लाते हैं? भिन्नता लाते हैं, डिफरेंशिएट लाते हैं। किसमें? समाज की जो डिफरेंट डिफरेंट जो यूनिट्स है उसमें। तो हमारे डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स क्या कौन कौन से हैं? जो हमारी मानव संस्थाएं हैं, ठीक है, या हमारे प्रतिमान है, संबंध है, या प्रक्रियाओं है, या व्यवस्थाएं हैं, उसके जब स्वरूप में बदलाव आ जाए, चेंजेस आ जाए, तो उसे क्या कहेंगे? सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। किनके? मानव संस्थाओं में, प्रतिमानों में, संबंधों में, प्रक्रियाओं में, व्यवस्थाओं में जब हमें ये देखने के लिए मिल जाए कि उसमें परिवर्तन आ चुका है, बदलाव आ गया है या चेंजेस हो गए हैं, तो उसे हम क्या कह देंगे? सोशल चेंज कहेंगे। तो ये जो सोशल चेंज होता है क्या होता है? लाइफ लॉन्ग चलती रहती है, हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। परिवर्तन ही कहते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो इसके सामाजिक परिवर्तन के दो टाइप्स हैं, एक आंतरिक परिवर्तन होता है और एक बाहरी परिवर्तन या संरचनात्मक परिवर्तन होता है। तो आंतरिक परिवर्तन की बात कर लेते हैं कि आंतरिक परिवर्तन क्या होता है। बोलते हैं किसी युग में आदर्श तथा मूल्यों में यदि पिछले युग के मुकाबले कुछ नयापन दिखाई पड़े तो इसे आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। क्या बोल रहा है इसमें कि मतलब किसी में भी कुछ नयापन दिखाई पड़े। क्या दिखाई पड़े? नयापन। किसमें? एक जो हमारे आदर्श और मूल्य जो होते हैं, नॉर्म्स एंड वैल्यूज जो होते हैं, उसमें कुछ नयापन, न्यू चीज़ नज़र आए, उसे हम क्या कह देते हैं भाई? आंतरिक परिवर्तन कह देते हैं। तो बाहरी परिवर्तन की बात कर लेते हैं या संरचनात्मक परिवर्तन की बात कर लेते हैं। ये बोल रहा है कि यदि किसी सामाजिक अंग जैसे परिवार, विवाह, नातेदारी, वर्ग, जातीय हस्तांतरण, समूहों के स्वरूप तथा आधारों में परिवर्तन दिखाई देता है तो उसे बाहरी परिवर्तन कह देते हैं। ये भी क्या कह रहा है? जो कि हमारे किसी भी सामाजिक अंग है, ठीक है, सामाजिक अंग हमारे कौन कौन से हैं? फैमिली है, मैरिज है, नातेदारी को हम इंग्लिश में किनशिप बोलते हैं, क्लास, कास्ट स्ट्रेटिफिकेशन है, या इनके समूहों या इनके आधारों में हमें चेंजेस देखने के लिए मिले तो हम उसे क्या कह देंगे? बाहरी परिवर्तन कहेंगे या संरचनात्मक परिवर्तन कहेंगे। अंडरस्टैंड? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहे थे कि सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के स्वरूप और इनके कौन कौन से स्वरूप हो सकते हैं। तो इसका एक स्वरूप है उद्विकास। उद्विकास क्या होता है? जब परिवर्तन धीरे धीरे सरल से जटिल की ओर होता है तो इसे उद्विकास कहते हैं। जब परिवर्तन क्या हो रहा है? धीरे धीरे से कहाँ चला जाता है? सरल से जटिल की ओर चला जाता है, तो उसे क्या कह देंगे? उद्विकास कह देंगे। चार्ल्स डार्विन का उद्विकास सिद्धांत दिया। चार्ल्स डार्विन ने उद्विकास का सिद्धांत दिया था। इनके अनुसार क्या होता था कि डार्विन के अनुसार आरंभ में प्रत्येक जीवित प्राणी सरल होता है। अगर जैसे बच्चा जन्म लेता है एक समाज में तो क्या होता है? एकदम सरल होता है। धीरे धीरे क्या करता है वो बच्चा? बहुत कुछ सीखता है, लर्न करता है, नेचर के साथ इन्वॉल्व होता है, जैसा नेचर होता है वैसे उसमें ढलने लग जाता है। तो ये कौन कहता है? डार्विन कहता है कि जो एक स्टार्टिंग में जो जीवित प्राणी होता है वो क्या होता है? एकदम सरल होता है, कॉमन होता है, नॉर्मल होता है। कई शताब्दियों अथवा कभी कभी सहस्त्राब्दियों में धीरे धीरे अपने आप को प्राकृतिक वातावरण में ढालकर मनुष्य बदलते रहते हैं। तो ये क्या होता है? बोल कि कई शताब्दियां लग जाती है, ठीक है, कई सहस्त्राब्दियां लग जाती है, तो ये धीरे धीरे क्या होता है? अपने आप को जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसमें ढल जाता है, उसी के अंडर चलने लगता है। जैसा हमारा वातावरण होता है वैसा ही हम सब कुछ करने लग जाते हैं। डार्विन के सिद्धांत ने योग्यतम की उत्तरजीविता के विचार पर बल दिया। मतलब योग्यतम जो योग्यताएं हैं उसके लिए उत्तरजीविता है के विचार पर बल दिया। केवल वही जीवधारी रहने में सफल होते हैं। इसके अनुसार क्या बोल रहा है कि केवल वही जीवधारी मनुष्य रहने में सफल होते हैं जो अपने पर्यावरण के अनुरूप आपको ढाल लेते हैं। तो क्या कर लेते हैं? जो भाई अपने आप को ढाल लेंगे वही जीवधारी रहने में सफल हो पाएंगे। अगर जो नहीं ढाल पाएंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे उनके लंबे समय में नष्ट हो जाएंगे, कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा? वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
डार्विन का सिद्धांत प्राकृतिक प्रक्रियाओं को दिखाता है। वो पहले ही बोल दिया भाई कि नेचर के साथ जैसा रहोगे वैसा बन जाओगे, नेचर में रहोगे, नेचर के अकॉर्डिंग नहीं चलोगे तो आप धीरे धीरे नष्ट हो जाओगे। तो ये इनका इसीलिए क्या है, ये नेचुरल प्रोसेस के ऊपर शो करता है। इसे शीघ्र सामाजिक विश्व में स्वीकृति मिल गया था। कहाँ मिल गया था? सामाजिक विश्व में स्वीकृति मिल गया था। क्यों मिल गया था? क्योंकि ये अनुकूली परिवर्तन से महत्व पर बल देते थे। किस पे देते थे? अनुकूली परिवर्तन में महत्व पर बल देते थे। जैसा अगर अनुकूल कर लेते थे कि अगर हम नेचर के अनुकूल जा रहे हैं तो हम आगे बढ़ेंगे, अगर नेचर के अगेंस्ट चल रहे हैं या उससे अपोजिट चल रहे हैं तो हमारा क्या होगा, धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, जो हमारा अस्तित्व है वो खतरे में पड़ जाएगा। अब क्रांतिकारी परिवर्तन की बात कर लेते हैं, रेवोल्यूशन परिवर्तन की बात कर लेते हैं, रेवोल्यूशन की। ठीक है, रेवोल्यूशन चेंजेस की बात कर लेते हैं। क्या होता है कि परिवर्तन जो तुलनात्मक रूप से शीघ्र अथवा अचानक हो। क्या बोल रहा है भाई कि तुलनात्मक होना चाहिए। तुलनात्मक मतलब कि उसके अपोजिट में होना चाहिए। और कैसे होना चाहिए? शीघ्र और अचानक होना चाहिए, सडनली और जल्दी से। जैसे ही ऐसे हो जाए तो भाई क्या होगा, हमारा रेवोल्यूशन चेंजेस आ जाएगा। तो इसका प्रयोग मुख्यतः राजनीतिक संदर्भ में होता है। ये कहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है भाई? राजनीतिक संदर्भ में देखने के लिए मिलता है, जहाँ पूर्व सत्ता वर्ग को विस्थापित कर लिया जाता है। इसमें क्या होता है, जो हमारे पहले से जो सत्ता वर्ग होता है उसको खत्म कर दिया जाता है। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, 1917 की रशियन रेवोल्यूशन हो गया, या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया, या हम संचार क्रांति की आदि की बात करें तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल थे। तो क्रांतिकारी मतलब समझ गए कि ये तुलनात्मक होता है और जल्दी ही और सडनली होता है। ठीक है, तो और ये कहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है? राजनीतिक संदर्भ में देखने के लिए मिलता है। तो आगे चलते हैं हम। मूल्यों तथा मान्यताओं में परिवर्तन। मूल्यों और मान्यताओं में परिवर्तन, इसमें उदाहरण बाल श्रम के ऊपर दिया गया। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो 19वीं शताब्दी में क्या होता था? 19वीं शताब्दी के अंत में यह माना जाता था कि बच्चे जितना जल्दी हो काम पर लग जाए। ये क्या माना जाता था कि बच्चे जितना जल्दी हो वो कहाँ पे लग जाए? काम पर लग जाए। ठीक है, तो प्रारंभिक फैक्ट्री व्यवस्था बच्चों के श्रम पर आश्रित थी। जो पहले की जो फैक्ट्री वगैरह थी, इंडस्ट्री वगैरह थी, वो किस पे डिपेंडेंट थे? बच्चे के श्रम पर आश्रित होते थे। जो बच्चा काम करेगा तभी फैक्ट्री चल पाएगी। बच्चे 5 अथवा 6 वर्ष की आयु से ही काम पर प्रारंभ कर देते थे। ये जो 5 से 6 वर्ष की आयु थे तो उसी टाइम से वो क्या लग जाते थे? काम पर लग जाते थे। 20वीं शताब्दी के दौरान अनेक देशों ने बाल श्रम को कानून द्वारा बंद कर दिया था। जो 20वीं शताब्दी जैसे 20th सेंचुरी आ गई तो धीरे धीरे जो डिफरेंट जो कंट्री थी उन्होंने क्या किया, जो चाइल्ड लेबर था उसको कानून के द्वारा बंद करवा दिया। यद्यपि कुछ ऐसे उद्योग हमारे देश में भी है जो आज भी श्रम पर कम से कम आंशिक रूप से आश्रित है। जो आजकल क्या है, आजकल के भी बात कर लेते हैं, हमें कई ऐसे जगह पे देखने के लिए मिल जाता है जहाँ बच्चे काम करते हुए नजर आ जाते हैं। जैसे आपको एक चाय की दुकान हो गई, या दरी बुनने वाली जगह हो गया, रेस्तरां हो गया, माचिस बनाने वाली इत्यादि। आपने कई बार चाय की दुकान पे छोटू नाम का लड़का देखा होता है जिसे बोलते हैं, ओए छोटू इधर आ जा। तो आपने ये सब कहाँ कहाँ पे देखते हैं भाई? चाय की दुकान पे हमें नॉर्मल ही देखने के लिए मिल जाता है। तो ये क्या है? एक चाइल्ड लेबर है। तो बोले कि चाइल्ड लेबर है वो एक तरह से गैर कानूनी है, तथा मालिकों को क्या होता है, एक तरह से मुजरिम के रूप में सजा भी दे सकती है गवर्नमेंट। जो कानून है वो इसको मुजरिम के तौर पे भी सजा दे सकती है। तो चाइल्ड लेबर यहाँ पे आजकल के टाइम में नहीं करवाया जाना चाहिए। बच्चों को एजुकेशन देना चाहिए, शिक्षा देना चाहिए। तो आगे हम बात करते हैं सामाजिक परिवर्तन के प्रकार के स्रोत और अथवा कारण। इसके कौन कौन से कारण है जिसके कारण सोशल चेंज होता है? तो एक हमारा पर्यावरण है जिसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं। उसके बाद हमारा तकनीकी और आर्थिक है जिसे टेक्नोलॉजी बोल देते हैं। उसके बाद हमारा क्या जाता है? पॉलिटिकल आ गया भाई, राजनीति। जैसा हमारा पॉलिटिकल पार्टीज होंगे, मतलब जो जो रूल रेगुलेशन होगा वैसा होगा। और हमारा कल्चर हो गया, जो हमारी कल्चर है, जैसी कल्चर होगी वैसे चेंजेस आएंगे। तो कल्चर का सबसे ज़्यादा भी एक तरह से मेन रोल होता है कि भाई जैसी संस्कृति है तो वो क्या करता है, कल्चर क्या होता है, ऑलवेज चेंजेस होता रहता है जैसे सोसाइटी में हो। तो इन सभी जो चारों चीज़ें हैं इनकी वजह से क्या होता है, सोशल चेंज होता है। हम पर्यावरण की बात करेंगे, फिर तकनीकी आर्थिक की बात करेंगे, राजनीति की बात करेंगे, और लास्ट में हम संस्कृति की बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहे पर्यावरण था सामाजिक परिवर्तन। भाई पर्यावरण से हम आगे, नेचर से आगे। नेचर कहता है कि भाई पर्यावरण सामाजिक परिवर्तन लाने में प्रभावकारी कारक है। जो हमारा नेचर है, इन्वायरमेंट है, वो क्या करता है, एक सामाजिक
सोशल चेंज लाने में एक प्रभावकारी कारक है, एक प्रभावकारी कारक होता है। भौतिकी पर्यावरण सामाजिक परिवर्तन को एक गति देता है। जो भौतिक पर्यावरण है, जो आजकल का जो पर्यावरण है, वो क्या करता है, एक सामाजिक परिवर्तन को गति देने का कार्य करती है। मनुष्य प्रकृति के प्रभावों को रोकने अथवा झेलने में अक्षम था। अगर मनुष्य की बात कर लें, वो जो नेचर है, उसके जो भी प्रक्रिया होंगे या प्रभाव होंगे, उसको ना हम रोक सकते हैं ना उसको झेल सकते हैं। जैसे अगर बाढ़ आ गया, क्या उसको हम रोक सकते हैं या उसको सामना कर पाएंगे? बहुत ही डिफिकल्टी है। या भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, ठीक है, या भी जैसे आजकल की कोविड-19 चल रहा है, ये भी आ गया, तो हमें कितना डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ रहा है। लॉकडाउन लग जाता है तो लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ जाता है। तो ये क्या है, नेचर का प्रकोप है। नेचर को हम कभी भी झेल नहीं पाते जल्दी। उदाहरण के लिए जैसे मरुस्थलीय वातावरण में रहने वाले लोगों के लिए एक स्थान पर रहकर कृषि करना संभव नहीं था। जैसे मैदानी भागों अथवा नदियों के किनारे, अगर जो रेगिस्तानी वाली एरिया है, डेजर्ट वाली एरिया है, वहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ही डिफिकल्टी है, क्योंकि वहाँ पे वाटर नहीं है। वाटर नहीं होगा तो एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगा। और जैसे कि अगर रिवर वाली एरिया की बात करें या प्लेन्स वाले एरिया की बात करें, तो वहाँ पे क्या होगा, ईजिली से एग्रीकल्चर कर सकता है, ठीक है। नदी या समुद्र के समीप नगरों का विस्तार बड़े पैमाने पर होता है। जो नदी है या समुद्र है, वहाँ पे क्या होता है, नगरों का विकास बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, रोज़गार मिल जाता है, ठीक है। रोज़गार मिल जाता है, यातायात के साधन वगैरह मिल जाता है, जो कि बहुत ही सस्ता होते हैं। भौगोलिक पर्यावरण या प्रकृति समाज को पूर्ण रूपन बदल कर रख देते हैं। जो भौगोलिक पर्यावरण है ना, वो क्या करता है, हमारा जो नेचुरल सोसाइटी है उसको क्या करता है, टोटली चेंज कर देता है। बदलाव अपरिवर्तनीय होता है। जो चेंजेस होता है वो अपरिवर्तनीय होता है, अर्थात ये स्थायी होते हैं, मतलब एक स्थायी होंगे तथा आप वापस अपनी पूर्व स्थिति में नहीं आने देते हैं। ये क्या होता है, एक बार जो चेंज हो गया सोसाइटी में, वो वैसे ही रह जाएगा, वो वापस उसी में उस जैसा पोजीशन पहले था वैसा नहीं होगा, या तो उससे चेंज और ज़्यादा हो जाएगा, डेवलप, या कम हो जाएगा, लेकिन जो एक पोजीशन एक स्टार्टिंग में था वैसा नहीं रहेगा। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, प्राकृतिक आपदाएं, जो नेचुरल डिजास्टर जैसे आ जाते हैं, हमारे भूकंप वगैरह आ गए, बाढ़ वगैरह आ गए, तूफान, सूखा, अकाल, महामारी आदि, इनकी वजह से जो एक सोसाइटी में चेंजेस आ जाता है, वो चेंज ही हो जाता है एक तरह से टोटली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन की। राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन क्या होता है भाई? राजनीतिक शक्ति ही सामाजिक परिवर्तन का कारण है। जो जैसी जिस कंट्री की, जिस स्टेट की जो पॉलिटिकल पावर होगी, वही एक सोशल चेंज लाने का कारण बनेगी। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब कोई देश से युद्ध में विजयी होता था तो उसका पहला काम वहाँ की सामाजिक व्यवस्था को दुरुस्त करना होता था। इसमें बोल रहा है कि मतलब कि इतिहास को भी हम, इतिहास के पन्ने को जब हम उठा के देखते हैं तो हमें यही देखने के मिलता है, जो कोई भी देश युद्ध में विजय होता था, विक्ट्री होता था, तो वो क्या करता था, उसका पहला काम यही होता था जो कि उस कंट्री का जो सोशल ऑर्डर होता था, जो सामाजिक व्यवस्था होता था, उसको ख़त्म कर देता था, ख़त्म करना होता था। ख़त्म करके क्या करते थे, वो अपनी एक सामाजिक व्यवस्था को निर्माण करते थे और अपने रूल रेगुलेशन को लागू करते थे। अपने शासनकाल के दौरान अमेरिका ने जापान में भूमि सुधार और औद्योगिक विकास के साथ साथ अनेक परिवर्तन किए थे। जब अमेरिका ने जापान पे शासन किया था, उन्होंने बहुत सारे सुधार किए थे, जैसे भूमि सुधार हो गया, औद्योगिक विकास के साथ साथ अनेक परिवर्तन लाए थे। आगे बात करते हैं राजनीतिक परिवर्तन में हमें केवल अंतर्राष्ट्रीय पटल ही नहीं अपितु हम अपने देश में भी देख सकते हैं। ये कहाँ पे देख सकते हैं? हम अपने देश में भी देख सकते हैं चेंजेस, ठीक है। तो बात करते हैं, जैसे एग्जांपल, भारत में ब्रिटिश शासन को बदल डालना एक निर्णायक सामाजिक परिवर्तन था। जो एक ब्रिटिश शासन में जो भी चेंजेस लाए थे इंडिया ने, तो ये भी एक तरह से क्या था, निर्णायक सामाजिक परिवर्तन था। 2006 में नेपाली जनता ने, उन्होंने क्या किया था, जो मोनार्की सिस्टम था उसको ठुकरा दिया था। उसके बाद क्या होता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकारी, जो फ्रेंचाइजेज राइट था, उसको क्या किया गया था, राजनीतिक परिवर्तन के इतिहास में अकेला सर्वाधिक बड़ा परिवर्तन माना जाता है। पहले क्या होता था, वोट डालने का सबको राइट नहीं होता था, तो धीरे जो ये था ये सबको दे दिया गया था। तो इससे क्या हो गया, एक तरह से सबसे बहुत बड़ा चेंजेस हमें देखने के लिए मिला। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकारी अथवा 18 या 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र के व्यक्ति को मत देने का अधिकार है, ठीक है। तो इसमें क्या होता था कि सबसे पहले क्या होता था, जो 18 प्लस हो जाते थे उनको
वोट डालने का राइट मिल जाता था। ये कहाँ पे होता था? ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में जब ये चेंजेस हुआ था। आगे बात करते हैं हम तकनीकी और अर्थव्यवस्था और सामाजिक परिवर्तन की। टेक्नोलॉजी की बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है वो कैसे हमारे इकोनॉमिक स्टेटस में चेंजेस लाता है। भौतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यक्ति जिस उन्नत प्रविधि का प्रयोग करते हैं उसी को प्रौद्योगिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब भौतिकी, जो हमारी भौतिकी उद्देश्य जो होते हैं उसको पूरा करने के लिए जो चीज़ का भी हम यूज़ करेंगे उसे क्या कह देंगे? हमें टेक्नोलॉजी कह देंगे। जैसे बल्ब हो गया, आजकल के टाइम में जो लाइट वगैरह बल्ब हो गया, पहिया हो गया, वाष्प इंजन हो गया, रेलगाड़ी हो गया, आदि जिनसे उत्पादन प्रणाली और अर्थव्यवस्था में भारी बदलाव आया तथा सामाजिक परिवर्तन हुआ। अब देखो भाई, इनकी वजह से क्या हुआ? हमारे जो सोसाइटी था उसमें चेंजेस आया कि नहीं आया? पहिया का निर्माण हुआ तो क्या हुआ? लोग सब क्या हुए? तो गाड़ियाँ वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिए। सबसे पहले वाष्प इंजन आए थे, फिर उसके बाद रेलगाड़ी वगैरह चलना स्टार्ट हो गए। तो इससे क्या हुआ? एक तरह से समाज में चेंजेस देखने के लिए मिला। किसकी वजह से? टेक्नोलॉजी की बेसिस पे। तकनीकी क्रांति से औद्योगिकरण, नगरीकरण, उदारीकरण जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा मिला। इससे क्या हुआ भाई? जो इंडस्ट्रियल थे, अर्बनाइजेशन थे और जो लिबरलाइजेशन थे उसमें चेंजेस हमें देखने के लिए मिला। जैसे कि उदाहरण के लिए ब्रिटेन के कपड़ा उद्योग में होने वाले तकनीकी प्रयोग। ब्रिटेन में क्या हुआ था? कपड़ा जो बनाने वाले फैक्ट्री थी, उद्योग थी, उसमें चेंजेस लाया गया था। नवीन सूत कातने या बुनने की मशीनों ने भारतीय उपमहाद्वीपों से हथकरघा को नष्ट कर दिया, जो पूरी दुनिया में सबसे व्यापक तथा उच्च स्तरीय था। जो पहले क्या होता था हमारे इंडिया में की बात करें, हाथों से सामान बनाए जाते थे जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस होती थी। तो उसने क्या कर दिया? उसको ख़त्म करके टेक्नोलॉजी ने उसका हाथ ले लिया। कई बार आर्थिक व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन जो प्रत्यक्ष तकनीकी नहीं होते हैं भी समाज को बदल देते हैं। कई बार क्या होता है कि जो हमारे आर्थिक व्यवस्था होते हैं उसमें परिवर्तन प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए नहीं मिलता, लेकिन फिर भी उसमें सोशल चेंज हो जाता है। जैसे कि रोपण कृषि। पहले क्या होता था? रोप की कृषि करते थे, तो जहाँ बड़े बड़े पैमाने पर नकदी फसलों जैसे गन्ना, चाय, कपास की खेती की जाती है, ने श्रम के लिए भारी मांग उत्पन्न कर दिया। अब धीरे धीरे क्या हुआ? जैसे कि फैक्ट्री वगैरह बन गया, ठीक है, फैक्ट्री बन गया तो क्या हुआ? गन्ने की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो उसको फैक्ट्री तक ले जाएंगे। अगर फैक्ट्री के लिए लेके जाएंगे तो रोजगार के अवसर बढ़ने लगेंगे। तो यही बोला कि कई बार आर्थिक व्यवस्था होने पर भी वाले पर चेंजेस भी टेक्नोलॉजी की नहीं होते हैं, फिर भी वो चेंजेस होते हैं। 17 और 19 शताब्दी में दासों का व्यापार प्रारंभ हुआ था। जो 17वीं और 19वीं शताब्दी है वहाँ पे दासों का सिस्टम स्टार्ट होने लगा। तो ये सबसे पहले की अगर बात करें दास सिस्टम की तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे क्या होता था? दासों लोगों को खरीदते थे, तो उनको लाइफ टाइम तक उनको सर्विस देना पड़ता था, जनरेशन टू जनरेशन। तो आगे हम चलते हैं, कल्चर की बात करते हैं। कल्चर और सोशल चेंज कैसे होता है? व्यक्ति के व्यवहारों या कार्यों में जब बदलाव आता है तो जीवन में सांस्कृतिक परिवर्तन आता है। जब व्यक्ति के जो हमारे व्यवहार है, बिहेवियर है, या उसके जो वर्क है उसमें जब चेंजेस आएंगे तो उसे हम क्या कह देंगे? कल्चरल चेंजेस कहेंगे। जब किस में चेंजेस आएगा? हमारे बिहेवियर में, हमारे व्यवहार में, और जो हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें चेंजेस आएगा तो हम उसे क्या कह देंगे? कल्चरल चेंज कह देंगे। सामाजिक सांस्कृतिक संस्था पर धर्म का प्रभाव विशेष रूप से देखने में आता है। सामाजिक या सांस्कृतिक संस्था की बात करें वहाँ पे धर्म का प्रभाव सबसे ज़्यादा देखने में आता है। उदाहरण, प्राचीन भारत के सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन पर बौद्ध धर्म का प्रभाव पड़ा। अगर प्राचीन भारत की बात करें तो वहाँ पे क्या होता था? सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर बौद्ध धर्म का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। धार्मिक मान्यताओं तथा मानदंडों ने समाज को व्यवस्थित करने में मदद की। क्या हुआ था? जो हमारी मान्यताएं थे, जो मानदंड थे, उन्होंने क्या किया था? समाज को एक व्यवस्थित करने में मदद की। तथा यह बिल्कुल आश्चर्यजनक नहीं है कि इन मान्यताओं में परिवर्तन ने समाज को बदलने में मदद की। इन्होंने ही क्या किया था? कर दिया, समाज में चेंजेस कर दिया। जो हमारी मान्यताएं थे, समाज में महिलाओं की स्थिति को सांस्कृतिक उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। अगर बात करें कि समाज में जो महिलाओं की जो स्टेटस है उसको एक तरह से सांस्कृतिक उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के समय पश्चिमी देशों में महिलाओं ने कारखानों में काम करना प्रारंभ कर दिया, जो पहले कभी नहीं हुआ था। अब देखो ये क्या है? एक तरह से हमारे कल्चर में ही चेंज आ रहा है। कल्चर क्या बोलता था कि हमारा जो कल्चर होता था वो
वुमेन्स को ओनली घर तक ही सीमित रखा जाता था, जो महिलाएं थी वो घर के काम तक ही सीमित रखा जाता था। लेकिन जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद पश्चिमी देशों में जो वुमेन्स थे उन्होंने कारखानों में भी काम करना स्टार्ट कर दिया था। महिलाएं जहाज बना सकती थी, भारी मशीनों को चला सकती थी, हथियार आदि का निर्माण कर सकती थी। तो ये एक तरह से कल्चरल चेंजेस का एग्जाम्पल है। आगे हम चलते हैं, सामाजिक व्यवस्था, सोशल ऑर्डर की बात कर लेते हैं कि सामाजिक व्यवस्था क्या होती है। सामाजिक परिवर्तन को सामाजिक व्यवस्था के साथ समझा जा सकता है। जो हमारे सोशल चेंज है उसको सोशल ऑर्डर के साथ समझा जा सकता है। सामाजिक व्यवस्था तो एक व्यवस्था में एक प्रवृत्ति होती है जो परिवर्तन का विरोध करती है तथा उसे नियमित करती है। ये क्या करती है, सामाजिक व्यवस्था क्या होता है, एक व्यवस्था है जिसके में क्या करता है, जो चेंज हो रहा है उसको विरोध करती है और उसे नियमित करता है, उसको सही रूप से सुचारू करता है कि ऐसा होना चाहिए वैसा नहीं। सामाजिक व्यवस्था का अर्थ है किसी विशेष प्रकार के सामाजिक संबंधों, मूल्यों तथा परिमापों को तीव्रता से बनाकर रखना तथा उनको दोबारा बनाते रहना। इसमें क्या होता है कि ऑलवेज ये क्या होता है, जो सोशल ऑर्डर है वो चेंज तो होता ही रहता है, ठीक है, लेकिन कहाँ पे इसको क्या करता है, जो हमारे हमारे सामाजिक रिलेशन है, नॉर्म्स है, वैल्यूज़ है, उसको क्या करता है, तीव्रता से बनाकर रखता है और उसको दोबारा बनाता रहता है। इसमें जो भी नॉर्म्स वैल्यूज़ वगैरह होता है उसको लागू करता है एक सोसाइटी में। सामाजिक व्यवस्था को दो प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। जो हमारी व्यवस्था है उसको दो प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। एक जो हमारा है वो है, समाज में सदस्य अपनी इच्छा से नियमों तथा मूल्यों को के अनुसार कार्य करते हैं। इसमें एक सोसाइटी की बात करें तो हम अपने ही नियम होते हैं, अपने ही मूल्य होता है, उसके अनुसार काम करते हैं। जैसे क्या होता है कि हमें पता होता है कि भाई कि हमें चोरी नहीं करना, मन में हमारा फील होता है कि भाई चोरी करेंगे तो ये होगा वो होगा, ठीक है। या मंदिर में हम मंदिर जब जाते हैं तो जूते वगैरह हम पहले उतार लेते हैं या नहा धो के जाते हैं। तो ये क्या हो गया, हम अपने ही नियम को लगा रहे हैं, अपने ही जो मूल्य है उसके अनुसार कार्य करते हैं, ठीक है। दूसरी बात कर लेते हैं भाई, लोगों को अलग अलग ढंग से इन नियमों तथा मूल्यों को मानने के लिए बाध्य किया जाता है। दूसरी बात क्या कर रहा है, जो ये क्या कर रहा है, कानून के द्वारा, लॉ के द्वारा उनको नियमों और मूल्यों को मानने के लिए बांधा जाता है, ठीक है। कि भाई अगर आप रेड लाइट क्रॉस करोगे तो आपको चलान हो सकता है या आपको पनिशमेंट दिया जा सकता है, ठीक है। या आप कोई क्राइम करोगे तो आपके लिए इसके लिए आपको पनिशमेंट मिलेगा। कौन देगा, वो कानून देगा। तो ये बोला कि इसको बांधा जाता है एक तरह से कानून के द्वारा, मूल्यों के द्वारा। प्रत्येक समाज व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इन दोनों प्रकार के मिश्रण का प्रयोग करता है। जो प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था होता है ना, इन दोनों के मिश्रण को प्रयोग करता है। सामाजिक व्यवस्था प्रभाव, सत्ता, असहमति, अपराध, हिंसा, सहयोग तथा असहयोग प्रदान करने वाले तत्व है। सामाजिक व्यवस्था क्या करता है, एक तरह से सत्ता प्रभाव होता है, सत्ता होता है, असहमति होती है, अपराध, हिंसा, सहयोग तथा असहयोग प्रदान करने वाले तत्व हैं। चलो अब इस चीज की बात करें, हम करेंगे प्रभाव, सत्ता तथा कानून की बात कर लेते हैं। ये क्या कहता है, पहला पॉइंट में, मनुष्य की प्रक्रिया मानवीय संरचना के अनुसार ही होती है। जो मनुष्य की क्रियाएं जो होती है, काम होते हैं, वो जैसा मानव करता है वैसा ही दूसरे मानव को देख के करना स्टार्ट कर देता है। हर समूह में सत्ता के तत्व मूल रूप से विमान रहते हैं। जितने भी समूह होंगे, जितने भी हमारे सोशल ग्रुप है, उसमें क्या होगा, हमें सत्ता, अथॉरिटी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। संगठित समूह में कुछ साधारण सदस्य होते हैं और कुछ ऐसे सदस्य होते हैं जिनके पास जिम्मेदारी होती है। क्या होते हैं, इनके पास जिम्मेदारी होती है और उनके पास ही सत्ता भी होती है। प्रभुत्ता का दूसरा नाम शक्ति है। प्रभुत्ता मतलब डोमिनेंस का नाम ही पावर होती है। तो इसमें यही बोल रहा है कि मतलब जो भी जिम्मेदारी लेगा वही क्या कहलाएगा, सत्ता कहलाएगा। उसी के पास सत्ता होगी, उसी के पास अथॉरिटी होगी, उसी के पास पावर होगी। मैक्स वेबर के अनुसार बोलते हैं, समाज में सत्ता विशेष रूप से आर्थिक आधारों पर ही आधारित होती है। किसके बेसिस पे होती है, जो हमारी इकोनॉमिक स्टेटस है उसके बिहाफ पे ही होता है। जैसा हमारा इकोनॉमिक स्टेटस होगा वैसा ही होगा। यद्यपि आर्थिक कारक सत्ता के निर्माण में एकमात्र नहीं कहा जा सकता। यहाँ तक हम यहाँ पे ये भी कह रहे हैं मैक्स वेबर कि एक जो इकोनॉमिक फैक्टर है वो ही केवल अथॉरिटी के निर्माण में एकमात्र कारक नहीं होगा। जैसे उत्तर भारत में प्रभुत्ता संपन्न जाती है, अगर नॉर्थ इंडिया की बात कर ले वहाँ पे क्या होता है, डोमिनेंट कास्ट वगैरह सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो ये भी एक तरह से एग्जाम्पल है। ज़रूरी नहीं है कि भाई जिसके पास पैसा धन अधिक है वही
अपनी अथॉरिटी लगाएगा, अपनी सत्ता लगाएगा, वही नहीं है, और भी कुछ हो सकता है। आगे हम बात करते हैं, सत्ता प्रभाव तथा कानून से गहरे रूप से संबंधित है। जो सत्ता है वो प्रभाव तथा कानून से गहरे रूप से संबंधित है। कानून नियमों की एक व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज में सदस्यों को नियंत्रित तथा उनके व्यवहारों को नियमित किया जाता है। जो कानून क्या करता है, एक तरह से समाज में जितने भी सदस्य होते हैं उसको नियंत्रित करता है। किसके द्वारा? एक कानून के द्वारा, नियम के द्वारा, तथा उनके व्यवहारों को नियमित करता है। उसके व्यवहार जो है उसको नियमित करेगा, भाई कि तुम ऐसे व्यवहार करोगे समाज में, वैसे नहीं करोगे। प्रभुत्व की धारणा शक्ति से संबंधित है। जो प्रभुत्व है, डोमिनेंस की धारणा है, वो क्या है? पावर से संबंधित है, तथा शक्ति सत्ता में निहित होता है। जो पावर होता है वो सत्ता में ही निहित होता है, अथॉरिटी में ही निहित होता है। सत्ता एक महत्वपूर्ण कार्य कानून का निर्माण करना था, शक्ति सत्ता में निहित है। जो सत्ता होता है एक तरह से क्या करता है? महत्वपूर्ण कार्य कानून का निर्माण करता है। क्या करता है? कानून का निर्माण करता है, तथा शक्ति सत्ता में ही निहित होता है। दैट्स ऑल। चलिए हम आगे बढ़ते हैं फिर। सत्ता के प्रकार की बात कर लेते हैं। जो अथॉरिटी होता है उसकी टाइप्स कौन कौन से? एक तो होता है परंपरागत सत्ता, परंपरात्मक सत्ता, जो परंपरा से होती है। जैसे अगर बात कर लेते हैं परंपरागत सत्ता में क्या होती है? जो ट्रेडिशनली चलता होता है, जैसे कि परिवार का मुखिया एक बुजुर्ग होता है, दादा दादी होते हैं, तो वही वैसा चलता रहेंगे, ठीक है। या एक फैमिली में मुखिया वुमेन है, ठीक है, वुमेन, अगले सोसाइटी में भी वुमेन ही मुखिया रहेगी। तो ये क्या होता है? परंपरात्मक सत्ता कहलाएगा। कानूनी सत्ता, जो कानून से प्राप्त हो, जैसे लॉ वगैरह जिससे बनाते हैं, तो वो कानूनी सत्ता हो जाएगी। करिश्मात्मक सत्ता, जिसमें करिश्मात्मक सत्ता में ये होते थे, कैरिस्मेटिक अथॉरिटी की बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता था? जो पीर, जादूगर या कलाकार वगैरह होते थे, वो अपने अकॉर्डिंग सोसाइटी को चलाते थे। और धार्मिक गुरुओं को प्राप्त सत्ता, या जो धर्म के जो रिलीजियस गुरुस वगैरह होते हैं उनको जो प्राप्त होता है वो सत्ता। तो ये हमारे 4 टाइप्स के अथॉरिटी है, एक सोसाइटी में हमें देखने के लिए मिल जाता है। अब करिश्मात्मक सत्ता में, जो करिश्मेटिक अथॉरिटी है, उसमें क्या होता है? जैसे कि हमें बिलीफ होता है कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो हमें भगवान पनिशमेंट देगा। तो एक तरह से उनका भी एक तरह से अथॉरिटी है ना भाई, कि हम कुछ गलत ना करें। हमें फील होता है, हमें पता है भाई कि अगर हम कुछ गलत करेंगे या किसी के साथ गलत व्यवहार करेंगे, या किसी को हम गाली देंगे, या किसी को हम कुछ अलग तरीके से बिहेव करेंगे, तो इससे हमें डर होता है कि भगवान हमें इसके लिए सजा देगा। तो ये भी एक तरह से क्या हो गया? सत्ता के प्रकार ही हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अपराध तथा हिंसा की बात कर लेते हैं। अपराध वह कार्य होता है जो समाज में चल रहे प्रतिमानों तथा आदर्शों के विरुद्ध किया जाता है। अपराध क्या होता है? जो हमारे प्रतिमान और आदर्श होते हैं उसके विरुद्ध ये चल रहा होता है, ठीक है। अपराधी वह व्यक्ति होता है जो समाज द्वारा स्थापित नियमों के विरुद्ध कार्य करता है। और अब अपराधी कौन होता है? कि जब एक सोसाइटी में कोई नियम चलाया गया, ठीक है, लेकिन उस नियम को नहीं मान रहा है और उसके विरुद्ध कार्य करता है, तो उसे क्या कह देंगे? हम अपराधी व्यक्ति कह देंगे। जैसे कि गांधी जी की नमक कानून तोड़ना ब्रिटिश सरकार की नज़र में अपराध था। अब क्या था? ब्रिटिश सरकार ने अपने रूल रेगुलेशन बनाए थे, लेकिन गांधी जी ने नमक का कानून तोड़ा, तो वो क्या कहलाए? अपराधी कहलाए। तो किसी के लिए ये सोसाइटी डिफाइन करता है, डिसाइड करता है कि भाई इस सोसाइटी में ये रूल रेगुलेशन है, अगर उस रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हम नहीं चलेंगे तो हम अपराधी व्यक्ति कहलाएंगे। अपराध से समाज में विघटन आता है। अपराध से क्या होता है? समाज को विघटन देखने के लिए मिल जाता है, बदलाव या अलगाववाद बोल सकते हैं हम। क्योंकि अपराध समाज तथा सामाजिक व्यवस्थाओं के विरुद्ध किया जाता है। क्योंकि ये क्या होता है? अपराध जो हमारी सामाजिक व्यवस्था होती है या रूल रेगुलेशन जो होता है उसके विरुद्ध ही किया जाता है। हिंसा सामाजिक व्यवस्था का शत्रु है। जो हिंसा क्या होता है? एक तरह से सामाजिक व्यवस्था का शत्रु है तथा विरोध का उग्र रूप है। हिंसा विरोध का एक तरह से उग्र रूप है। हिंसा क्या होता है? कि भाई कि हम तुम्हारे जो सोशल ऑर्डर जो तुमने लगाए हैं उसको हम नहीं मानते, वो सही नहीं है। जैसे कि इंडिया वाले लोगों के लिए ब्रिटिश का जो सोशल ऑर्डर था वो सही नहीं था, तो हम हिंसा पे भी कई बार उतर जाते थे। तो ये क्या था? एक तरह से उग्र रूप है, जो मात्र कानून की ही नहीं बल्कि महत्वपूर्ण सामाजिक मानदंडों का भी अतिक्रमण करती है। ये कानून उनून वगैरह कुछ नहीं मानता है, भाई जो करना है तो सो करना है। समाज में हिंसा सामाजिक तनाव का प्रतिफल है तथा गंभीर समस्याओं की उपस्थिति को दर्शाती है।
यह राज्य की सत्ता को चुनौती देता है, जो राज्य हमारी होती है उसकी सत्ता को चुनौती देती है। तो आगे बात करते हैं ग्रामीण तथा नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन तथा युवा वर्ग में बढ़ते अपराध और हिंसा व्यवस्था के कारण। अब देखो हिंसा के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। बढ़ती हुई महंगाई, महंगाई बढ़ेगी तो भाई हिंसा ही होगी, लूटमार होगा। या बात कर सकते हैं एक तरह से अभी भी मूवमेंट चल रहे हैं, फार्मर मूवमेंट, ये भी है। बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा तो भी भाई हिंसा पे उतर आएंगे या अपराध करेंगे। बदले की भावना, फिल्मों का प्रभाव, फिल्म का भी प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। नशा, लोगों में भय पैदा करना, ये सब कुछ हिंसा के कारण है। आगे चलते हैं। गांव, कस्बों तथा नगरों में सामाजिक व्यवस्था का परिवर्तन। एक गांव जो कस्बा और नगर है उसमें सामाजिक व्यवस्था में कैसे चेंजेस आए हैं। सबसे पहले गांव की बात कर लेते हैं, भाई गांव में कैसे हुआ था। गांव जिस भौगोलिक क्षेत्र में जीवन कृषि पर आधारित है, जहां प्राथमिक संबंध की भरमार होती है तथा जहां कम जनसंख्या के साथ सरलता होती है, उसे गांव कहते हैं। गांव किसे कहते हैं, जहां पे क्या होता है, जो कि कृषि पर डिपेंडेंट हो। कहाँ पे, कृषि पर डिपेंडेंट हो, उनका जो व्यवसाय क्या होगा, कृषि होगा। यहाँ पे प्राइमरी हमें रिलेशन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और जनसंख्या की बात करें वो क्या होगा, बहुत ही कम होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, गाँव कहते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कस्बा की। कस्बा किसे कहते हैं, कस्बा, कस्बे को नगर का छोटा रूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कस्बे को नगर का छोटा रूप कहा जाता है। जो क्षेत्र से बड़ा होता है, अगर एरिया की बात करें तो बहुत बड़ा हो सकता है, परंतु नगर से छोटा होता है। जो एक सिटी है उससे छोटा होता है। नगर की बात करते हैं, नगर क्या होता है, नगर वह भौगोलिक क्षेत्र होता है जहाँ लोगों कृषि के स्थान पर अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जहाँ लोग कृषि के स्थान पर अलग अलग कार्य करते हैं, ठीक है, वहाँ पे कृषि नहीं करते नगर में। जहाँ द्वितीयक संबंधों की भरमार होती है, यहाँ पे सेकेंडरी रिलेशंस होते हैं, लोगों के साथ उतना रिलेशन आमना सामना नहीं होता। अनेक अधिक जनसंख्या के साथ जटिल संबंध भी पाया जाता है। अगर जनसंख्या की बात करें, यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या देखने के लिए मिलता है। और संबंध क्या होते हैं, जटिल संबंध होते हैं। और नगरीकरण की बात कर लेते हैं। नगरीकरण क्या होता है, नगरीकरण यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जनसंख्या का बड़ा भाग गांव को छोड़कर नगरों एवं कस्बों की ओर पलायन करता है। नगरीकरण क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक जो नगरों और कस्बों को छोड़कर एक जगह से दूसरे जगह पे काम की तलाश में चला जाता है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, नगरीकरण कह देते हैं। आगे बात करते हैं आर्थिकता। प्रशासनिक शब्दों में ग्रामीणता नगरीय बनावटों को की दो मुख्य आधार है, एक जनसंख्या का घनत्व और कृषि। तो चलिए हम आगे चलते हैं। ग्रामीण तथा नगरीय समुदाय में अंतर। तो ये ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र में क्या डिफ्रेंशिएट है, ये बात करते हैं। ग्रामीण का जो गांव का आकार होता है वो छोटा होता है, और नगर का आकार क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। संबंध व्यक्तिगत होते हैं, यहाँ पे एकदम आमने सामने होते हैं, सबको समझ जानते हैं। और यहाँ पे संबंध क्या होता है, व्यक्तिगत नहीं होते हैं। सामाजिक संस्थाएं जैसे जाति, धर्म, प्रथाएं अधिक प्रभावशाली है। अगर यहाँ पे गांव की बात करें, हमें वहाँ पे बहुत सारी अपनी अपनी जाति, धर्म, जो हमारे रिचुअल्स है, जो हमारी प्रथाएं वगैरह है, वो हमें देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे सामाजिक संस्थाएं जैसे जाति, धर्म, प्रथाएं अधिक प्रभावशाली नहीं होता। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कास्ट वगैरह सबके लोग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स वगैरह होते हैं, प्रथाएं वगैरह बहुत सारे होते हैं, तो इसमें उतना ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होता है। यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, सामाजिक परिवर्तन बहुत ही धीमा होता है, एकदम स्लो गति से चलता है। और यहाँ पे सामाजिक परिवर्तन तीव्र गति से चलता है। जनसंख्या का घनत्व की बात करें, बहुत ही कम होती है, यहाँ पे घनत्व ज़्यादा होती है। मुख्य व्यवसाय यहाँ पे कृषि होती है, और यहाँ पे हमारा मुख्य व्यवसाय क्या होती है, कृषि के अलावा सभी व्यवसाय मुख्य ही होता है, ठीक है, बस कृषि नहीं होता यहाँ पे। तो ये यहाँ पे ग्रामीण समाज का बात खत्म होता है। अब ग्रामीण क्षेत्र और सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में कैसे हमारा सामाजिक परिवर्तन होता है। संचार के नए साधनों के परिवर्तन अंतः सांस्कृतिक पिछड़ापन ना के बराबर है। अगर संचार के की बात करें, एक इससे क्या होता है, जो हमारे सांस्कृतिक पिछड़ापन होता है वो कम हो जाता है। भूस्वामित्व में परिवर्तन, प्रभावित जातियों का उदय। अब धीरे धीरे क्या हुआ था, जो भूस्वामित्व होते थे उसमें चेंजेस आ गए थे, और जिसमें प्रभावी जातियों का उदय होने लगा था। प्रबल जाति जो आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक समाज में शक्तिशाली है।
इसमें क्या होता था, प्रबल जाति का भी धीरे धीरे चेंजेस आने लगा। कृषि की तकनीकी प्रणाली में परिवर्तन, अब इसमें धीरे धीरे क्या होगा भाई, कृषि में जो तकनीकी प्रणाली थी उसमें चेंजेस आ गया था। जैसे नई मशीनों के प्रयोग ने जमींदारों तथा मजदूरों के बीच की खाई को बढ़ा दिया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कृषि की कीमतों में उतार चढ़ाव। ठीक है, तथा बाढ़ किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद क्या होता था भाई, जो कृषि की जो कीमतें थे उसमें क्या होता था, उतार चढ़ाव हो जाता था। कई बार सूखा आ जाता था, कई बार बाढ़ आ जाता था, जिसके कारण क्या होते थे, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते थे। ठीक है, निर्धन ग्रामीण के विकास के लिए सरकार ने 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना अधिनियम कार्यक्रम शुरू किया। अब इसके लिए क्या किया था सरकार ने, कि भाई जो भी निर्धन है, जो गरीब है, उसके लिए सरकार ने 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना अधिनियम कार्यक्रम शुरू किया। बस किया ये भाई, कुछ हुआ नहीं। नगरीय क्षेत्र और सामाजिक परिवर्तन, अगर नगरीय क्षेत्र की बात करते हैं कि नगर जो होता है उसमें कैसे सोशल चेंज होता है। प्राचीन नगर अर्थव्यवस्था को सहारा देते थे। जो प्राचीन नगर थे उसको क्या करते थे, अर्थव्यवस्था को सहारा देते थे। उदाहरण के लिए जो नगर पतन और बंदरगाहों के किनारे बसे थे, व्यापार की दृष्टि से लाभ की स्थिति में थे। जो भी मतलब पोर्ट वगैरह जो बने थे, बंदरगाह के किनारे जो बसे नगर थे, वो क्या होते थे, वहाँ पे उनको रोजगार के अवसर मिल जाते थे बहुत ज़्यादा। तो ये एक तरह से लाभकारी ही था। धार्मिक स्थल जैसे राजस्थान में अजमेर, उत्तर प्रदेश में वाराणसी अधिक प्रसिद्ध थे। धार्मिक स्थल में भी होता है कि लोगों का आना जाना होता है, तो वहाँ पे बहुत सारा रोजगार हो जाता है, बहुत सारे दुकान वगैरह खुल जाते हैं। जनसंख्या का घनत्व अधिक होने से निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न होती है। अगर जनसंख्या ज़्यादा होंगे तो प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि अप्रवास हो गया, मतलब लोग वहीं पे इकट्ठे हो जाते हैं। बेरोजगारी, अगर ज़्यादा संख्या होंगे तो बेरोजगारी होंगे, अपराध होंगे, जन स्वास्थ्य, गंदी बस्तियों का निर्माण होगा, गंदगी, पानी बिजली का अभाव होगा, प्रदूषण भी ज़्यादा बढ़ेंगे। तो ये इन सब, जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगा तो ये सब समस्या हमें देखने के लिए मिल सकता है। नगरीय परिवहन, सरकारी परिवहनों की बजाय निजी संसाधनों का प्रयोग, जिससे ट्रैफिक का प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है। नगर में क्या होता है कि सरकारी परिवहन को लोग नहीं उतना प्रेफर करते, वो क्या करते हैं, अपनी निजी संसाधन का प्रयोग करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे बस की जगह पे लोग क्या लेने लग जाते हैं, कार वगैरह लेने लगते हैं, मोटरसाइकिल वगैरह लेने लग जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक तरह से ट्रैफिक और प्रदूषण की समस्या भी उत्पन्न होती है। आगे बात करते हैं पृथकीकरण। यह एक प्रक्रिया है जिसमें समूह, प्रजाति, निर्जाति, धर्म तथा अन्य कारकों द्वारा विभाजन होता है। पृथकीकरण क्या होता है, एक तरह से इनके द्वारा विभाजन होता है, बंटवारा हो जाता है भाई। आगे बात करते हैं घटोकरण या बस्तीकरण की बात कर लेते हैं। सामान्यतः यह शब्द मध्य यूरोपीय शहरों में यहूदियों की बस्ती के लिए प्रयोग किया गया था। घटोकरण या बस्तीकरण किसके द्वारा प्रयोग किया गया था, यहूदियों के द्वारा। जो यूरोपीय शहर में जो यहूदिये थे उनके बस्ती के लिए प्रयोग किया गया था। ठीक है, आज के संदर्भ में यह विशिष्ट धर्म, निर्जाति, जाति या समान पहचान वाले लोगों के साथ रहने को दिखाता है। बोलता है कि मतलब कि कोई भी विशिष्ट धर्म है, मतलब एक स्पेसिफिक रिलीजन है, या निर्जातीय है, जाति है, या समान पहचान वाले लोग हैं, उनको एक साथ रहने को दिखाने के लिए किया जाता है। घटोकरण की प्रक्रिया में मिश्रित विशेषताओं वाले पड़ोस के साथ एक समुदाय पड़ोस में बदलाव का होना है। मॉस ट्रांजिट, शहरों में आवागमन का साधन जिससे बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना होता है, उसे मॉस ट्रांजिट कहते हैं, जैसे मेट्रो की तरह। तो चलिए देखते हैं आगे। बस यहीं पे हमारा वीडियो ख़त्म होता है। होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।